नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लॉ एंड जीके पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, यहाँ पर हम पिछले वर्षों में आए हुए विधि विषय से संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं झारखंड न्यायिक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा 2015 बी। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की रहेंगी और आने वाली परीक्षा में काफ़ी मदद करेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। और अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। सुपर थैंक्स एक प्रकार की मदद होती है जो कि वीडियो बनाने वाले को मदद करती है अपने चैनल को आगे चलाने के लिए। तो आप जो भी मदद करना चाहें वो कर सकते हैं सुपर थैंक्स के द्वारा। मिनिमम 40 रुपये से शुरू होता है। सो डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ सुपर थैंक्स। देखिए 2015 में 2 नोटिफिकेशन निकाली गई थी और जो ये वाली परीक्षा थी ये 2 जुलाई 2016 को करवाई गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीरीज लिखा हुआ है, ये निर्देश दिए गए हैं नीचे। यहाँ पर आपको परीक्षा क्रमांक भरना है और 100 प्रश्न है, 1 अंक है सबका और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न पत्र की ओर। पहले 10 प्रश्न तो इंग्लिश के ही रहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ए नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट्स द डिसऑर्डर ऑफ किडनी। नेफ्रोलॉजी बोलते हैं ना किडनी स्टडी को। सी इज द आंसर। नर्वस सिस्टम कौन करता है? न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। ईयर का ऑटोलॉजिस्ट, नीज पेडिक्स, है ना। नेक्स्ट इज 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव सेंटेंस? You must come in time. He was taken to hospital. It has been raining for 2 days. Milk is white. So he was taken to hospital. B is the answer. Next is 3. The word which is most similar in the meaning to the word illegitimate is eligible. What is the meaning of eligible? Which cannot be read. जो पढ़ने में ना आए, है ना। Illegal, illegitimate. B is the answer. Illogical, without any logic. कोई लॉजिक नहीं है। इलिबरल, जो कि लिबरल नहीं है, नॉट लिबरल। नेक्स्ट इज 4. ए पर्सन हु कैन स्पीक और यूज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड अ पॉलीग्लॉट। सी इज द आंसर। बाइलिंगुअल, 2 languages, मोनोलिंगुअल, सिंगल लैंग्वेज, 1 language can speak. ऑलराइट, पॉलीगॉन इज अ शेप ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज 5. आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन। योर फेथफुली होता है या योर्स फेथफुली होता है? योर्स फेथफुली होता है। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6. मैन इज अ सोशल एनिमल। तो विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? दिस इज ए इंटेरोगेटिव, नो। इंपेरेटिव, नो। एक्सक्लेमेटरी, नो। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डी इज द आंसर। Next is 7. Which of the following is not acceptable in the standard English? Professorship, yes. Leadership, yes. Scholarship, yes. Lectureship, no. A is the answer. Next is 8. Identify the misspelled word. So, proceeding, double E, there shall be double E, proceeding, है ना. Preceding, this is correct. Proceeding, this is correct. Procedure, this is correct. A is the answer. Next is 9. Find the odd word in the following: heat, seat, sweat, meet. So heat, seat, meet, and this is called as sweat. If it is double E, then it is sweet. C is the answer. Next is 10. Fill in the blank with an appropriate article in the following: she died in, by, from. डाइड फ्रॉम होता है या फिर ऑफ? डाइड ऑफ कॉलरा। डी इज द आंसर। अगला प्रश्न है 11. जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई उस समय इंग्लैंड में शासन था किसका? स्टुअर्टों का। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 12. पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या लगभग है 6400 किलोमीटर। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 13. महान व्याकरणाचार्य पतंजलि निम्नलिखित हस्तियों में से किसके समकालीन थे?
वो थे पुष्यमित्र शुंग के। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 14, संविधान संशोधन का वह एक्ट जिसके द्वारा लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं के प्रतिनिधियों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है 2026 के बाद की जाने वाली जनगणना तक, वह है संशोधन कौन सा? 84वां। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 15, राजकोषीय घाटे का अर्थ है, क्या अर्थ है? कुल प्राप्ति में खर्च को घटा देना, बिल्कुल ठीक है। या फिर कुल प्राप्ति में बाह्य ऋण पर अदा किया गया ब्याज, नो नहीं। राजस्व की प्राप्ति में व्यय को घटा देना, या फिर प्राप्ति में रक्षा पर खर्च घटा देना, नहीं। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 16, अगर एक पेंडुलम वाली घड़ी भूमध्य रेखा पर से ध्रुव पर ले जाया जाए तो घड़ी तेज चलेगी या मंद गति से चलेगी? वो द्रुत गति से चलेगी, मतलब तेज चलेगी। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 17, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। डी इसका उत्तर रहेगा। अगर लिखा होता है सोडियम कार्बोनेट, वो क्या होता है? वॉशिंग सोडा। अगला है 18, 2015 में निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए उस समय पर थे शेखर बसु जी, तो ए इसका उत्तर था। आज के समय में कौन है? वर्तमान में है अभी अजीत कुमार मोहंती, और पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी भाभा। अगला है 19, निम्नलिखित में से किस शहर को 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के लिए यजमान घोषित किया गया है? देखिए उस समय का प्रश्न था, तो ये डरबन को किया गया था, पर जो हुए थे वो हुए थे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और अभी किसको किया गया है? 2026 के लिए विक्टोरिया, कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है 20, विश्व बैंक की 2016 में व्यवसाय करने की सुलभता के लिए विश्व के 189 अर्थव्यवस्था में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है? तो देखिए उस समय सिंगापुर था, और आज के समय में भी 2023 में भी 2022 का जो दिया गया है वो सिंगापुर ही है। अगला प्रश्न है 21, यहाँ से ये विधि का शुरू हो गया है। अभिवचन का उद्देश्य है पक्षकारों को एक विवादक पर लाना, बिल्कुल ठीक है। विवादकों को बढ़ने से रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक है। वास्तविकवाद कारण को जानने के लिए, बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका उत्तर रहेगा। और अभिवचन के बारे में कहाँ पर लिखा गया है? आदेश 6 में। अगला है 22, अभिवचनों को पक्षकारों के कथन कहे जाते हैं, किस रूप में होते हैं? वाद पत्र तथा लिखित कथन के रूप में, बिल्कुल ठीक है ये। और ये लिखा हुआ है आदेश 6 के नियम 1 में। और वाद पत्र कहाँ पर है? ये है आदेश 7 में। और लिखित कथन कहाँ पर है? आदेश 8 में। तो ए ही इसका उत्तर रहेगा। अगला है 23, प्रतिवादी को अपनी प्रतिरक्षा के कथन करना चाहिए, कहाँ पर? वाद पत्र में या लिखित कथन में, या फिर जवाजुल जवाब में? तो ये लिखित कथन में करते हैं, बी इसका उत्तर रहेगा। तो इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? आदेश 8 में। वाद पत्र के बारे में बताया आदेश 7 में। अगला है 24, विवरणों की मांग की जा सकती है, आदेश 6 के नियम 4 में, बिल्कुल ठीक है, वहीं पर देते हैं, तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 25, एक दीवानीवाद गलतवादी अथवा प्रतिवादी के नाम से संस्थित होने पर सीपीसी के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। तो कौन से आदेश में करते हैं? आदेश 1 में करते हैं। और देखिए नियम यहाँ पर आदेश 1 ही है, तो अगर आपको आदेश 1 पता है और इसका नियम ये पता है, तो आप इसको बड़ी आसानी से इसको उत्तर कर सकते हैं। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 26, वाद पत्र बर्खास्त कर दिया जाएगा, कब करेंगे? इसके बारे में कहाँ लिखा गया है? आदेश 7 और नियम 11 में, जहाँ पर वह वाद कारण को स्पष्ट नहीं करता है, बिल्कुल ठीक है। और ये पहला ही है, इसमें क्लॉज ये कै में उचित ढंग से प्रलेखित नहीं किया गया है, नहीं न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वहाँ पर तो इसको वापस करते हैं।
तो वहाँ पर तो उसको वापस कर देते हैं नियम 10 के अनुसार, जहाँ पर लेखन में बहुत सी गलतियाँ हैं नहीं। तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 27, प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दायर किया जा सकता है कब? आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत। कितनी बार पूछेंगे एक ही प्रश्न? एक। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 28, मुजराई का दावा किया जा सकता है कब? किसी निश्चित धनराशि के ऋणवाद में, बिल्कुल ठीक है। किसी अनिर्धारित क्षतिपूर्ति के बारे में नहीं हो पाएगा। किसी न्यायालय के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा से परे नहीं। धन के अतिरिक्त किसी वाद के अधिकारों के दावे के लिए नहीं। तो ए ही इसका उत्तर हो गया। और प्रावधान कहाँ पर है इसका? आदेश 8 और नियम 6 में। अगला 29, गलत विवादक का निर्माण निर्णय के लिए घातक नहीं होता है, फिर घातक होता है। गलत विवादक के आधार पर निर्णय या डिक्री आपास्त की जा सकती है, ये बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 30, सीपीसी के निम्नलिखित आदेश में से कौन सा आदेश सबसे वृद्ध है, मतलब सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? आदेश 21। कितने नियम है इसमें? 106। और आदेश 21 किसके बारे में है? डिक्री के निष्पादन के बारे में, ठीक है। अगला 31, सिविल प्रक्रिया संहिता के किस आदेश तथा नियम के अंतर्गत न्यायालय दीवानी कार्रवाइयों के किसी प्रक्रम में पक्षकारों के काटने या जोड़ने का आदेश दे सकता है? बिल्कुल यही प्रश्न ऊपर पूछा था इन्होंने अभी। ए इसका उत्तरेगा। आदेश 1 नियम 10 और उपनियम 2। कितनी बार पूछेंगे एक ही प्रश्न को? अगला है 32, अभिवचनों के आधारभूत नियम अंतर्विष्ट हैं। आदेश 6 नियम 2 में। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 33, संक्षिप्तता पूरी की जा सकती है कब? अनावश्यक तत्वों को त्याग कर, या फिर सारवान तत्वों के अनावश्यक विस्तार को छोड़कर, या फिर अभिवचन में प्रयुक्त भाषा पर अपेक्षित ध्यान देकर। बिल्कुल ठीक है। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 34, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निर्णयों में डिक्री तथा आदेशों की लिपिकीय एवं गणितीय त्रुटियों के संशोधन की किस धारा में अनुमति है? तो वह धारा 152 में। ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 35, सिविल प्रक्रिया संहिता मिलकर बनी है कितने आदेश हैं? 51 आदेशों से। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 36, किसके आवेदन पर मामलों एवं अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? संबंधित उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार या फिर भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी से, ठीक है ना। तो बी इसका उत्तर रहेगा। और ये प्रावधान कहाँ पर दिया गया है? ये दिया गया है धारा 406 दंड प्रक्रिया संहिता में। अगला है 37, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता से संबंधित है? यह है 304। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 38, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट द्वारा, न्यायालय द्वारा, या फिर पुलिस अधिकारी द्वारा। मजिस्ट्रेट या फिर न्यायालय कर सकता है, तो या तो ए या बी। डी इसका उत्तर हो गया। और जांच की परिभाषा कहाँ लिखी गई है? धारा 2(6) में। अगला है 39, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है किसके पास? सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सत्र या फिर उच्च में। तो डी इसका उत्तर हो गया। बी, ए या 2 ऐसा ना चाहिए, ए या बी, पर यहाँ और लिखा हुआ है, पर फिर भी डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 40, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 260 में उल्लिखित अपराधों का संक्षिप्त विचारण निम्नलिखित न्यायालय में से कौन कर सकता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कर सकता है, प्रथम श्रेणी का कोई भी मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा विशेष रूप सशक्त किया गया है। ये बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी डी इसका उत्तर हो गया। और ये संक्षिप्त विचारण के बारे में अध्याय कौन सा है? अध्याय है 21 और धारा है 260 से 265 तक। अगला है 41, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। देखिए अभी बताया मैंने, धारा 260 से 265 तक। सी इसका उत्तर रहेगा।
फिर 42 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है? 482 के अंतर्गत। इसका उत्तर रहेगा। अगला 43 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125(4) के अंतर्गत निम्न में से कौन भरण पोषण की मांग नहीं कर सकता है? तो पत्नी जो जारता की दशा में रह रही है वो नहीं कर सकती। पत्नी जो आपसी सहमति से अलग रह रही वो भी नहीं कर सकती। तो दोनों हो गए। सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 44 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी कहाँ पर दिया गया है? धारा 43 में। तो ये हो गया गलत। मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी 44 में है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? 46 में है। पुलिस द्वारा बिना वारंट की गिरफ्तारी 41 में है। तो ए इसका उत्तर हो गया। अगला 45 प्राइवेट व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उसकी उपस्थिति में करता है अजमानती या गैर जमानती है और संज्ञेय अपराध। डी इसका उत्तर रहेगा। और बताया प्रावधान कहाँ पर है? धारा 43 में। अगला 46 अधिकतम अवधि जिसके लिए एक मजिस्ट्रेट किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में भेज सकता है वो कितना है? 15 दिन। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला 47 निम्नलिखित में कौन सा अपराध क्षमनीय नहीं है? क्षमनीय मतलब जिसको धारा 320 के अंतर्गत क्षमा कर दिया जाए। 323 वाला है, 334 वाला है, 379 वाला है, 307 वाला नहीं है। तो सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 48 वारंट मामला किसी अपराध से संबंधित ऐसा मामला है जो दंडनीय है 2 वर्ष से अधिक के कारावास से। तो सी इसका उत्तर हो गया। और इसकी धारा कौन सी? धारा लिखिए जरा कमेंट सेक्शन में। अगला है 49 मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम का वाद संबंधित है किससे? अग्रिम जमानत से, भरण पोषण से? भरण पोषण से है ये। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 50 दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा करवानी आवश्यक है? तो यह धारा 366 ए इसका उत्तर रहेगा। तो पुष्टि के लिए भेजते हैं 366 के अंतर्गत। और उच्च न्यायालय की शक्ति कहाँ है उसको पुष्ट करने की? तो वो है धारा 368 में। अगला है 51 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संदिग्ध व्यक्तियों के सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है? तो ये धारा 109 बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 52 निम्नलिखित में से कौन आरोप की अंतर्वस्तु है? अपराध का नाम बिल्कुल है। विधि जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही आ गए। फिर सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 53 आरोप कौन विरचित करता है? कौन करेगा? न्यायालय करेगा। डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 54 निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया की कौन सी धारा अभियोजन की वापसी से संबंधित है? धारा 321 बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 55 संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कारावास है कितना कारावास है? 3 माह का। ए इसका उत्तर रहेगा। और ये लिखा हुआ है धारा 262 में। अगला है 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुआ था कब? 1 सितंबर 1872 में। बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 57 निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृत्युकालिक घोषणा के बारे में असत्य है? मृत्युकालिक घोषणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आंगल विधि में मृत्यु की आशंका आवश्यक है, ये भी ठीक है। भारतीय विधि में मृत्यु की आशंका आवश्यक है, नहीं, ऐसा नहीं है। यह मृत्यु के कारण से संबंधित होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका उत्तर हो गया। मृत्युकालिक घोषणा के बारे में कहाँ पर प्रावधान है? धारा 32(1) में। अगला है 58 पक्षद्रोही गवाह परिभाषित है, कहीं पर भी नहीं है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 59 सही विकल्प सुमेलित करिए। सह अपराधी 133 में है। सूचक प्रश्न ये इसके बारे में लिखा गया है धारा 141 में। निजी दस्तावेज ये धारा 75 में है। न्यायिक अवेक्षा
धारा 57 है, तो ए ही इसका उत्तर हो गया। अगला है 60। यदि संस्कृति प्रवंचना के परिणाम स्वरूप प्राप्त की गई है तो यह विसंगत हो जाएगी या विसंगत नहीं होगी? विसंगत नहीं होगी, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 61। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शील के साक्ष्य के बारे में सत्य है? शील में केवल ख्याति शामिल है या फिर स्वभाव शामिल है? दोनों ही शामिल है, तो दोनों ही गलत हो गए। फिर आपराधिक मामलों में अच्छे शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता, ये होता है धारा 53 के अनुसार। फिर सिविल मामलों में शील का साक्ष्य सुसंगत नहीं होता है, ये बिल्कुल ठीक है, तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 62। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए जोड़ी गई थी कब? 1983 के संशोधन से, तो ए इसका उत्तर रहेगा। और 113 बी जो है वो आई थी 1986 के संशोधन से। अगला है 63। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वीकृति के बारे में असत्य है? यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित है, बिल्कुल ठीक है। यह केवल वाद या कार्यवाही के पक्षकार द्वारा की जा सकती है, ये बिल्कुल गलत है। यह सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में सुसंगत होती है, ये बिल्कुल ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 23 केवल सिविल मामलों में लागू होती है, बी इसका उत्तर हो गया, कथन असत्य है। अगला है 64। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत समझा जाता है क्या? द्वितीयक साक्ष्य, सी इसका उत्तर रहेगा। प्राथमिक साक्ष्य के बारे में लिखा गया है धारा 62 और 64 में, द्वितीय के बारे में लिखा गया है 63 और 65 में। अगला है 65। राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है किससे? विशेषाधिकृत संसूचना से, तो ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 66। बलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है किससे? संस्कृति से, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 67। निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य से संबंधित है? तो धारा 123, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 68। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, तो वहीं तो पूछते हैं, तो ये हो गया गलत। अपमानित या शुद्ध करने वाले प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सूचक प्रश्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 में परिभाषित है, 141 में है, ये गलत हो गया। सूचक प्रश्न पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाना चाहिए, ये ठीक है, डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 69। हार्वे बनाम फेसी का वाद संबंधित है किससे? प्रस्ताव एवं प्रस्ताव का आमंत्रण, प्रस्ताव के आमंत्रण से संबंधित है ये, ए इसका उत्तर रहेगा। बम्पर हॉल पेन, अगर आपने सुना हो, बताओ क्या है, जरा कमेंट सेक्शन में लिखो। अगला 70। निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया है कि लोक नीति एक अनियंत्रित घोड़ा है? यह था रिचर्डसन बनाम मैलिश में, बी इसका उत्तर रहेगा। और ये किसने कहा था? ये कहा था न्यायाधीश बुर्रो ने। अगला है 71। प्रीवी काउंसिल द्वारा मोहरी बीवी बनाम धर्मदास घोष का वाद निर्वित किया गया था कब? 1903 में, सी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 72। असंभव घटना के घटने पर आधारित करार शून्य है, यह कहाँ लिखा गया है? धारा 36 के अंतर्गत, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 73। संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा के नवीनीकरण से संबंधित है? धारा 62, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 74। सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम का वाद संबंधित है किससे? प्रस्ताव से, स्वीकृति से, पालन की असंभवता से, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा 56 से संबंधित है ये संविदा अधिनियम की। अगला 75। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हों कहलाता है व्यक्तिकारी वचन, बी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है ये? धारा है 2(6) संविदा अधिनियम। अगला है 76। पश्चिम बंगाल राज्य बी के मंडल का वाद संबंधित है किससे?
संविदा कल्प से, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 77। संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा के पूर्वकालिक भंग से संबंधित है? धारा 39, ए इसका उत्तर रहेगा। अगला 78। ख को किसी प्रतिफल के बिना ₹1000 देने का कै वचन देता है? यह है शून्य करार, सी इसका उत्तर रहेगा। और यह दृष्टांत है, पहला ही दृष्टांत कै, कहाँ पर? धारा 25 संविदा अधिनियम। अगला है 79। ख से कै संविदा करता है कि यदि वह ख का ग्रह जल जाए तो वह ख को 10,000 देगा। यह करार कैसा कहलाएगा? समाश्रित संविदा, डी इसका उत्तर रहेगा। और यह दृष्टांत है धारा 31 संविदा अधिनियम में। अगला है 80। संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपनिधान को परिभाषित करती है? यह धारा 148, ए इसका उत्तर रहेगा। उपनिधान मतलब बेलमेंट। अगला है 81। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभिकर्ता संविदा अधिनियम की धारा 183 में परिभाषित है। नहीं, ये धारा 182 में है। कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता नियोजित कर सकता है? नहीं, केवल वयस्क कर सकता है। फिर अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल आवश्यक है? प्रतिफल आवश्यक नहीं है, यह लिखा हुआ धारा 185 में। और अभिकरण के सृजन के लिए प्रतिफल आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 82। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक तब होता है जब अपराध की आशंका हो। कैसी? चोरी, डकैती, रिश्ती या गृह अतिचार। डकैती, बी इसका उत्तर रहेगा। कहाँ लिखा गया है? धारा 100 में। किसकी? भारतीय दंड संहिता। अगला है 83। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता की धारा 184 ए जोड़ी गई थी? 1898 में, डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 84। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सामान्य आशय स्वयं में अपराध है या नहीं है? षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ए में परिभाषित है, बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ फिर? ए इसका उत्तर हो गया। अगला है 85। यह को सदोष हानि करने के आशय से यह की मूल्यवान प्रतिभूति को कै स्वेच्छा से जला देता है? कै ने अपराध कारित किया है किसका? रिश्ती का, बी इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? ये धारा है 425 और ये वहां पर दृष्टांत है। अगला 86। जब दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान में लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब उसे कहते हैं क्या? दंगा, ए इसका उत्तर रहेगा। धारा कौन सी है? धारा है 159 दंड संहिता की। अगला 87। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है? धारा 354 में, बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 88। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी घोर उपहति नहीं है? पुंस्तवहरण ये है, अस्थि का विसंधान ये है, विचेहरे का स्थायी विद्रूपीकरण ये है, कोई उपहति जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है। ये वाला नहीं है, क्यों? यहाँ पर 20 दिन आना चाहिए, तो डी इसका उत्तर रहेगा। और ये कहाँ लिखा गया है? यह घोर उपहति की परिभाषा 320 में दी गई है। अगला 89। मृत व्यक्ति के कब्जे से चल संपत्ति ले लेना अपराध कारित करता है कौन सा? चोरी का, उद्यापन का, यह होता है आपराधिक दुर्विनियोग का, सी इसका उत्तर रहेगा। धारा 404 के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान है। अगला 190। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो वो थी मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए इसका उत्तर रहेगा। बहुत बार पूछते हैं ये प्रश्न। अगला है 91।
भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने से संबंधित है? वह 304A बी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 92। भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा डी मिनिमस नॉन क्यूरेट के सूत्र वाक्य पर आधारित है? तो वह धारा 95 डी इसका उत्तर रहेगा। अगला है 93। सही विकल्प सुमेलित कीजिए। लोक उत्पात कहाँ पर दिया गया है? धारा 268 में। आपराधी को संशय देना धारा 212 में है। मिथ्या साक्ष्य गणना 192 में है। दंगा अभी बताया था 159 में है। 140 में क्या है? बलवा। तो ठीक कौन सा हुआ? सी इसका उत्तर हो गया। अगला है 94। डरहम का नियम संबंधित है किससे? चित्त विकृति से। ए इसका उत्तर रहेगा। अगला है 95। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा समान आशय का आवश्यक तत्व नहीं है? कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य का किया जाना, ये ठीक है, हो तो होता है। आपराधिक कृत्य सामान्य आशय के अग्रसर किया जाना, ये भी ठीक है। आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य पूर्व निर्धारित योजना का होना, बिल्कुल ठीक है। सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया कृत्य, यह नहीं है। सामान्य उद्देश्य के लिए बारे में कहाँ पर लिखा गया? धारा 149 में। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 96। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? किराया पत्र है, किसी बीमाकृत पॉलिसी की डाक रसीद, ये भी है। वचन पत्र, ये भी है। तलाक का विलेख पत्र, यह नहीं होता है। डी इसका उत्तर हो गया। अगला 97। 5 या उससे अधिक सदस्यों के जमाव द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में की गई हिंसा का प्रयोग गठित करता है क्या? बलवा। सी इसका उत्तर रहेगा। धारा 146 के अनुसार। दंगा भी बताया 159 में है। हमला कहाँ पर है? 351 में। और विधि विरुद्ध जमाव 141 में इसके बारे में बताया गया है। अगला है 98। आर बनाम डुडले एंड स्टीफन का वाद निम्न प्रतिरक्षा से संबंधित है किससे? चित्त विकृति, दुर्घटना, महत्ता, आवश्यकता से संबंधित है। ये डी इसका उत्तर रहेगा। और धारा कौन सी है? धारा 81 भारतीय दंड संहिता। अगला है 99। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक प्रयास से संबंधित नहीं है? सुधीर कुमार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ये है। राजस्थान बनाम ओम प्रकाश, ये वाला नहीं है। तो डी इसका उत्तर हो गया। अगला है 100। मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित है कहाँ पर? धारा 30 में। सी इसका उत्तर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने झारखंड न्यायिक सेवा का प्रारंभिक परीक्षा का 2015 बी, जिसकी परीक्षा जुलाई 2016 में ली गई थी, उसको पूरा हल कर लिया है और उस पर विचारण भी कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, कोई कमेंट्स हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और एफर्ट्स हमारे अच्छे लगे हो तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन कम टू नो अबाउट आवर चैनल एंड वो भी बेनिफिट ले सकें। एंड अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो इन एडिशन टू लाइक एंड सब्सक्राइब, काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स इज अ वे टू अप्रिशिएट द कंटेंट क्रिएटर। आप जो है जो भी कंटेंट बनाता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कोई भी अमाउंट जो है डोनेट कर सकते हैं। फ्रॉम मिनिमम स्टार्ट्स विद 40 रुपीज़। तो काइंडली गिव अस अ सुपर थैंक्स। So friends, thanks very much for watching this video. Thank you.